स्टूडियो से गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं रघुवीर पूनिया जी सीए हैं। और हम रुख करते हैं मनोहर बिश्नोई जी का, जो ब्यूरो हेड हमारे न्यूज रूम से जुड़े हैं, उनके साथ भी कुछ गेस्ट कनेक्ट हैं। जी मनोहर, अगर आपके साथ जो बैठे हैं गेस्ट, आप उनसे पूछ के बताएं किस तरह का रहा बजट, उनकी उम्मीदों के पर खरा उतरा है या कुछ इसमें कमी पेशी रही, या क्या उनकी प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से हम बजट की लगातार चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी बजट को लेकर के, और किस तरीके का बजट होगा, किसके लिए खास होगा, किसके लिए नहीं होगा, क्या महंगा क्या सस्ता होगा, तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार जो कवरेज कर रहे हैं और डिबेट भी हम शामिल हैं। जैसा कि पहले जो दिनेश ने बात की कांग्रेस के प्रवक्ता, तो फिलहाल हम बीजेपी के प्रवक्ता राखी राठौड़ जी से बात जानना चाहेंगे कि इस बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या, और क्या आपने इस बजट से आपको मिला, आप मतलब आम नागरिक को क्या मिला? देखिए, मैं सबसे पहले आदरणीय मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री जी को साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि अमृतकाल में पहले बजट के रूप में उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी। मनोज जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारा देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था को इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, ग्लोबल तरीके से देखने की ज़रूरत है। आप जब IMF की रिपोर्ट देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि यहाँ की जो GDP दर, यहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो 6.1 प्रिडिक्शन किया जाता है, लेकिन आसपास की कंट्रीज़ में जब फ्रांस की बात करें तो 0.7% है, जर्मनी में -0.3%, USA के अंदर 1% है। और उसके बीच जब भारत में इतनी अच्छी ग्रोथ की एक बात की जाती है, एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जाता है, हमने वैश्विक महामारी को भी झेला, हमने जो युद्ध है उसको भी झेला, उसके बाद भी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में आज डेवलपमेंट की बात करी, 33% बढ़ा करके 10 लाख करोड़ के ऊपर ये लोग अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो रेलवेज में हो, सब जगह जो इंप्रूवमेंट किया है निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए आसपास के देश, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के, मैं श्रीलंका की बात करूँ, दिवालिया स्थिति में है। आप जो इन्फ्लेशन लेवल है वो UK के अंदर इतना ज़्यादा हो चुका है। आज सुबह की न्यूज़ थी कि वहाँ पर नौकरियों के लिए 10 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। तो जिस तरह से एक ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान जो कि 20% आबादी रखता है विश्व की, उसमें इस तरह का एक बैलेंस बजट लाना निश्चित तौर पे, और क्राइसिस को हटा को झेलते हुए उसके बाद लाना, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा साधुवाद के योग्य है कि इन्होंने ये काम किया। रोजगार की अभी बात कर रहे थे तो मैं पूछना चाहूंगी, जब 10 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्यों नहीं रोजगार डेवलपमेंट होगा? रोजगार का डेवलपमेंट होगा वहां पर। और साथ ही देखिए, मुद्रा लोन की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो कल पेश किया गया उसमें बताया गया कि हर रोज 700 करोड़ मुद्रा लोन के माध्यम से दिए जा रहे हैं, और उसमें खास बात ये कि उसकी NPA सिर्फ 3% है। इसका मतलब ये है कि जो लोन ले रहा है उसके बाद में उससे उसको फायदा होता है, और इसीलिए लोन पूरा करके अल्टीमेटली रोजगार का जो सृजन है उसमें काम करने का विश्वास किया। और मोटे तौर पे अगर मैं कहूं, जैसा कि हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि 7 प्रायोरिटीज के साथ में इस पूरे बजट को पेश किया, जिसमें चाहे किसानों की बात करें, चाहे यूथ की, लास्ट अंत्योदय की बात करें, चाहे लास्ट छोर पे जो खड़ा आदमी है उस तक भी पहुंचने का जो काम किया है सरकार ने, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया बजट हो नहीं सकता था। इनकम टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन हुआ, निश्चित तौर पे बहुत दिनों से हमें इंतजार भी था, और प्री बजट में कई बार ये प्रेडिक्शंस थे कि इस बार ये राहत हमारे देशवासियों को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की क्राइसिस से देश निकला उसके बाद इस तरह की एक पॉजिटिव उम्मीद हमें थी। और मुझे लगता है कि आम लोग, जिनको हम लोग तो खास लोग बोलते हैं, उन खास लोगों का ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने रखा है, तो निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव बजट रहेगा। और इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं तो मनोज जी ये बताइए, 2011-12 के अंदर डबल डिजिट का इन्फ्लेशन नहीं देखा गया आपने? आप इन्फ्लेशन लेवल की बात करते हैं, आप UK में देखिए, जर्मनी में देखिए, आप यूरोप में देखिए, पूरे यूरोप के अंदर इतना भयंकर इन्फ्लेशन है। तो आप देखिए, और बात यह है कि जब इन सारे कंट्रीज के अंदर रिसेशन होगा तो उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऐसा समावेशी बजट है जिससे पहले से ये एंटिसिपेट किया है कि अगर निर्यात कम होगा, क्योंकि बाहर की डिमांड कम हो जाएगी, तो निर्यात अगर कम होगा तो उसको भी कैसे ओवरकम किया जाए, चाहे MSME सेक्टर हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, हर जगह का ध्यान रखते हुए, हर प्रायोरिटी को आगे रखते हुए एक बहुत समावेशी बजट दिया है। मैं फिर से बहुत बहुत बधाई दूंगी, और मुझे लगता है कि आम लोगों में इससे खुशी की लहर होगी, क्योंकि जो इनकम टैक्स स्लैब का परिवर्तन था वो किया। अब रेलवेज के अंदर देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रोड्स किस लेवल पे हमारे यहाँ, और ये रिमार्केबल है। आराम से आप देख पा रहे हैं कि हमने कितना अच्छा देखा कि रोड्स बहुत अच्छे से बन गई हैं, और वंदे मातरम एक्सप्रेस हमारे यहाँ चालू हो गई। तो जिस लेवल का, जैसा आधुनिक भारत हम अमृतकाल में चाहते थे, उस तरफ बढ़ने का एक तरीका है, और बजट के माध्यम से आम लोगों को एक राहत प्रदान की है। हर क्षेत्र को लिया गया, चाहे महिलाएं हो, चाहे यूथ हो, चाहे किसान हो, हर जगह का ध्यान रखते हुए सरकार ने काम किया, जो कि मुझे लगता है कि सराहनीय है। बिल्कुल राखी जी, मैं इसी मुद्दे पर आने वाला था कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आंकड़ों का माया जाल है, और जिस तरीके से जो उम्मीदें लोग पाल बैठे थे वैसा कोई बजट नहीं है, लेकिन एक कैटेगराइज किया जाए, किसानों के लिए क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला,
और जिस तरीके से रोड और ट्रांसपोर्ट की जो बात है खासतौर से इसमें खास अलग से नहीं। मनोहर, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए, जो आपके साथ मेहमान जुड़े हुए उनको भी हमारे साथ बनाए रखिए। और अब मैं रुक करता हूं रघुवीर पूनिया जी का, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अभी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। वापस एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। रघुवीर पूनिया साहब, आपने देखा होगा कि सीनियर सिटीजन के लिए जो है, वृद्धजन है, उनके लिए भी एक नई घोषणा यहाँ पर सरकार ने की है। उसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि उनको सेविंग अकाउंट में जो वो रकम रखा करते थे, वो 4.5 लाख रुपए की लिमिट थी, उसे सीधा बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया है। तो सीधा बढ़ाकर 9 लाख करने से कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उनके ऊपर जो थोड़ा ब्याज की रेट है वो ज़्यादा मिल जाएगी उनको। और ब्याज जब वो रिटायर हुए थे, पहले ब्याज की रेट 11-12% थी और इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली ये छोटा सा बेनिफिट है और ये वेलकम स्टेप है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई 9 लाख का बेनिफिट दे दिया है जी। दूसरा, एक जो व्यापारी समुदाय था उसकी एक बहुत मांग चली आ रही थी कि जीएसटी जब लागू किया 1 जुलाई 2017 से, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जो इनिशियल ईयर्स में जीएसटी के प्रावधान व्यापारी को भी क्लियर नहीं थे, हम लोगों को टैक्स कंसल्टेंट्स को भी क्लियर नहीं थे और सरकार को भी क्लियर नहीं थे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने उसके बाद में भारी अमेंडमेंट्स किए हैं। तो काफ़ी व्यापारियों से कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस हो गए थे, काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे। तो उनके लिए एक डिमांड चली आ रही थी कि उनके लिए एक कोई माफ़ी योजना इस तरह की, जिसने टैक्स इवेजन किया है उसको तो कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने प्रोसीजरल लैप्सेस कर दिए उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम की डिमांड चली आ रही थी। और चूंकि ये चुनावी साल से पहले का बजट था, तो इस साल में एक्सपेक्टेड थी वो, जो उनको व्यापारियों को ये जो जीएसटी के जो प्रोसीजरल लैप्सेस थे उनसे राहत नहीं मिली है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सेक्टर को जो एक नया मंत्रालय बनाया है और जिसके अमित शाह जी खुद मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं सेंटर के, उसमें काफ़ी रिफॉर्म किए हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, ये बजट का एक वेलकम स्टेप है। एक म्युनिसिपल बॉन्ड की कोई स्कीम शुरू की है, डिटेल्ड तो शुरू नहीं की। जो हमारी नगर पालिकाएँ, नगर निगम हैं, इनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं है, उनके लिए एक म्युनिसिपल बॉन्ड की स्कीम शुरू की है, जो काफ़ी वेलकम स्टेप है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 33% एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया ही है, ये जो सर्वविदित है। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाने का प्रावधान है। तो बजट काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड बजट है। सर, एमएसएमई को लेकर भी लगातार जो डिमांड थी वो थी कि सरकार उसे सपोर्ट करे, उसको लेकर भी सरकार ने घोषणा तो की है कि 9,000 करोड़ रुपए की जो क्रेडिट गारंटी है वो दी जाएगी। तो ये इससे कितना फर्क पड़ेगा एमएसएमई जो उद्योग है उनको? देखिए, हमारा हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर। जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, हैवी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट होता है उनमें, जो मैन पावर है वो कम यूज आता है। तो एमएसएमई सेक्टर से रोजगार सबसे ज़्यादा है। तो एमएसएमई को सरकार जितना सपोर्ट करेगी उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होगी। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए कुछ योजनाएं शुरू की है सर। कृषि क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा और कृषि निधि योजना शुरू की गई है। तो किसानों के लिए एक ऐसी पहल, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारी अभी तक देश की पहले 80% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। अब धीरे धीरे जो बच्चे, किसानों के बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, वो उस एग्रीकल्चर में वापस नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्कीम्स आएंगी, उससे जो किसानों के जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो फॉरेन में पढ़कर आए हैं, अच्छी जगह पढ़कर आए हैं, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में काम करेंगे, अच्छी प्रॉपरली ग्रेडिंग वगैरह करेंगे, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन में आएगा। और एक फूड एडल्ट्रेशन एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, कि फूड्स में केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हम तो सोचते हैं कि हम एप्पल खा रहे हैं, लेकिन पता चले कि हम एप्पल की जगह केमिकल खाए जा रहे हैं। तो इनमें हेल्थ और फूड है, ये जुड़ी हुई, ये जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो इसके ऊपर काम करेंगे तो हमारे जो नया अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आएंगे। चलिए पुनिया साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर से हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं, जो न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए मनोहर बिश्नोई, उनका रुख करते हैं। मनोहर जी,
किस तरीके से देखते हैं मनोहर, आपके साथ में जो तमाम जो गेस्ट मौजूद हैं वो किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? क्या कुछ खास रहा है ये बजट या फिर इसमें कुछ कमियां नजर आती है? बिल्कुल दीपक, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और फिलहाल हम आपको आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से जोड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अलग पॉलिटिक्स करने की जो बात करती है और जिस तरीके से कल राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसका भी बहिष्कार किया, उनसे भी जानते हैं कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं और इस बजट से क्या आपको उम्मीदें थी और क्या मिला? देखिए, उम्मीदें तो ऐसी थी जो कि दिख रहा था काफ़ी समय से कि जनता परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है। सोच के लग रहा था कि लास्ट बजट के अंदर तो मोदी सरकार कुछ ना कुछ इस तरीके से इस बजट को पेश करेगी जिसमें युवाओं को, किसानों को कुछ राहत मिले। अगर देखा जाए तो ना युवाओं के लिए कुछ है, ना रोजगार है, ना किसानों के लिए एमएसपी की कोई गारंटी है। वही की वही बात फिर भी आज निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि एक आम आदमी की आय दोगुनी हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा किस तरीके से बीजेपी इस लास्ट बजट के आधार पर आशा रखती है कि उनको जनता वापस से मौका देगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसका विरोध किया, तो इस बजट से आपको खास तौर से क्या उम्मीदें थी जिसको नहीं मिली? कैटेगराइज करते हुए किसानों के लिए क्या चाहते थे आप, नहीं मिला, महिलाओं के लिए क्या चाहते थे, युवाओं के लिए क्या चाहते थे, क्या नहीं मिला, कुल मिलाकर कैटेगरी वाइज हेल्थ में क्या नहीं मिला, रोड में, रेलवे में क्या नहीं मिला? देखिए, किसानों की बात रही तो किसान तो पहले भी मालूम है सबको कि काफ़ी समय से आंदोलित थे और जो उनकी मांगे थी आम आदमी पार्टी हमेशा से तैयार रही है और हमेशा से कहती रही है कि जो भी मांगे किसानों की थी वह सभी मांगों पे इस बजट के अंदर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए था। उसके बाद युवाओं की बात रही तो रोजगार के लिए लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक राज्य स्तर पर लगातार कानून पारित करती रही है, मेहनत करती रही है, तो हम लोगों की आशा ही थी कि जिस तरीके से एक राज्य में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी मेहनत करती है युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए, तो मोदी सरकार को इस बजट के अंदर युवाओं के लिए एक ऐसा ऑप्शन लेके आना चाहिए था जिससे कि युवा जो कि आज परेशान है और दबा हुआ महसूस कर रहा है उसके लिए कोई रोजगार की इसमें गारंटी होती। देखिए, आम आदमी पार्टी का पक्ष साफ तौर से है कि किसानों को जिस तरीके से वो जो आंदोलन हुआ था उसमें सपोर्ट किया और उसके बाद जिस तरीके से एमएसएमई को लेकर